मैं राजकुमार सिंह अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन के बारे में, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आप जिस तरह के कंप्यूटर देखते हैं और उपयोग कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप इत्यादि, ये शुरू से ऐसा नहीं है। शुरुआती कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से काफ़ी बड़े होते थे और इन्हें चलाने के लिए जो है काफ़ी हाई वोल्टेज बिजली की ज़रूरत होती थी। और उस समय इन कंप्यूटर में आज के कंप्यूटर की तरह आप जो है ना तो विंडो का इस्तेमाल कर सकते थे, न ही एम एस डोस आया था और न ही उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था। आज तो हम जो है विंडोज 7, विंडो 8 या 8.1 या फिर विंडो 10 जो है आसानी से यूज़ कर लेते हैं। उस समय इन कंप्यूटर को चलाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते थे, जिन्हें जो है मशीनी भाषा कहा जाता था। और उन प्रोग्राम का नाम है जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, जो कि अभी मैं आपको आगे जो है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और इन्हें कंप्यूटर के पंच कार्ड में स्टोर करके रखा जाता था कंप्यूटर को चलाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, क्योंकि यही कंप्यूटर में डेटा को जो है आगे प्रोसेस करता है और जितना भी मेन काम होता है वो सीपीयू ही करता है। पहले के कंप्यूटर में आज की तरह सीपीयू का उपयोग नहीं होता था। वहाँ पे सीपीयू की जगह जो है दूसरे डिवाइस का उपयोग होता था, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया इत्यादि डिवाइस का उपयोग होता था। धीरे धीरे इन कंप्यूटर में काफ़ी चीज़ों का बदलाव हुआ, यानी कि बहुत सारी चीज़ इसमें बदले, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए और बहुत सारे नए नए चीज़ें इसमें, नई नई टेक्नोलॉजी जो है आया। और इन्हीं बदलाव को कंप्यूटर जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो अब तक कंप्यूटर के 5 जनरेशन आ चुके हैं। तो आइए अब जो है हम एक एक करके इन 5 जनरेशन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो कुछ इस प्रकार का दिखता था। ठीक है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज 1946 टू 1959। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1946 से 1959 तक थे। इन दिस जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब टू स्टोर इंस्ट्रक्शन। और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था किसी भी इंस्ट्रक्शन को आगे फॉलो करने के लिए और स्टोर करने के लिए। मैग्नेटिक ड्रम वर यूज्ड फॉर मेमोरी। और मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था मेमोरी के तौर पे। दे वर वेरी लार्ज इन साइज, एक्सपेंसिव टू ऑपरेट एंड कंज्यूम वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। और वो जो है बहुत ही बड़े होते थे कंप्यूटर, और वो जो है बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर जो है उस समय बिजली का उपयोग करते थे। जनरेट अ लॉट ऑफ हीट विच ऑफन नीडेड एयर कंडीशनिंग। और जब ज़्यादा बिजली का उपयोग कंप्यूटर करते थे तो वो जो है ज़्यादा हीट भी होते थे। और उस समय इन कंप्यूटर को जो है ठंडा रखने के लिए और ये काम सही से करे, इसके लिए जो है एसी की ज़रूरत होती थी, तो एसी भी लगाने पड़ते थे। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज। और उस समय ये कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीनी भाषा पे काम करते थे। लो लेवल लैंग्वेज जो था मशीनी का, वो उस पर जो है सिर्फ ये काम करते थे। और लो लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो कौन से होते हैं? 0 और 1, जिसे बाइनरी भाषा कहा जाता है आज के टाइम में, वो लो लेवल लैंग्वेज जो है उस समय था। और इसी भाषा को कंप्यूटर सिर्फ समझता था और इसी में जो है काम करता था। टू ऑपरेट ऑपरेशन एंड दे कुड सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। और उस समय आप कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल काम नहीं कर सकते थे। आज के टाइम में तो हम गाने भी सुनते रहते हैं और उधर हम जो है अपना फाइल भी तैयार करते रहते हैं। तो आज के टाइम के मुकाबले जो पहले के कंप्यूटर थे वो सिर्फ एक ही काम कर सकते थे, उसमें एक टाइम में एक ही काम, वन प्रॉब्लम एट अ वन टाइम। आइए इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के फीचर के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फ्रॉम 1946 टू 1959। पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1946 से 1959 तक थे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो ये सन यहाँ पे मैंने लिखा है, ये मैंने वो वाले सन यहाँ पे डाले हैं डेट, जो ज़्यादातर किताबों में और ज़्यादातर लोग जो है यूज़ करते हैं। वैसे कंप्यूटर के जितने भी जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब में जो है जनरेशन में जो ये अंक देख रहे हैं आप 1946 और 1959, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कुछ कंप्यूटर के जो बुक्स हैं उनमें 1942 से 1955 तक माना जाता है, कुछ में जो है 1942 से 1954 तक, और इस तरह के कई अलग अलग जो है डेट है। लेकिन मैंने यहाँ पे वो डेट लिखे हैं जो ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप ये वाला याद कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे नोट करा दिया है आपको। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला आप याद कर सकते हैं। और ये वाले जनरेशन अलग अलग क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये जनरेशन अलग अलग इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर जब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर तैयार हो गए, तो तैयार होने के बाद जो है काम रुका नहीं, काम जो है आगे चलता रहा। वैज्ञानिक जो है आगे नए नए चीज़ बनाते रहे और उसको जो है टेस्ट करते रहे, और उसके बीच में कोई ना कोई डिवाइस और कुछ ना कुछ नया चीज़ तैयार हुआ।
तो इस वजह से सन में जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जितने भी बुक और इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो सब जगह आपको अलग अलग सन मिलते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर है वो ये वाला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसलिए मैंने ये वाला आपको दे दिया है। तो ये वाला आप याद कर सकते हैं। जैसे कि 1942 में 1955 इसके बीच में जो एक नया डिवाइस भी बन गया कंप्यूटर के अंदर यूज़ करने के लिए, 1942 से 1955 में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया। तो इस वजह से जो यहाँ पे अलग अलग डिवाइस है। और ये 5 जनरेशन के जो कंप्यूटर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इन 5 जनरेशन से पहले भी बहुत सारे अलग अलग डिवाइस बने। उन्हें कंप्यूटर नहीं कहा जाता है, लेकिन वो जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सारे बने, जो कि मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आइए अब जो है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के फीचर के बारे में हम जान रहे थे, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार इसे। वैक्यूम ट्यूब वर यूज टू इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया पहले जनरेशन में। फॉर प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज यूज्ड मैग्नेटिक ड्रम, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया, और इसका कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड था, यानी कि 1 केबी से लेके 4 केबी तक का ही इसमें कोई भी चीज़ स्टोर किया जा सकता था। इससे ज़्यादा इसमें कैपेसिटी नहीं था स्टोर करने का। सोच सकते हैं कितना कम कैपेसिटी था फर्स्ट जनरेशन के टाइम में। उसके बाद प्रोग्राम स्टोर इन पंच कार्ड, और जो प्रोग्राम बनते थे कंप्यूटर को चलाने के लिए वो कंप्यूटर के पंच कार्ड में स्टोर करके रखा जाता था। उस समय जो है कोई भी अलग डिवाइस नहीं आया था स्टोर करने के लिए। स्लो प्रोसेसिंग मिली सेकेंड, और स्लो प्रोसेसिंग था, बहुत ही स्लो कंप्यूटर चलते थे, मिली सेकेंड लगाते थे किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में। हाई वोल्टेज नीडेड, यानी कि बहुत हाई वोल्टेज बिजली की जरूरत होती थी, और एक बड़े कमरे के आकार का जो है कंप्यूटर होते थे, जिसे रखने के लिए एक बड़े कमरे इतना जगह जो है चाहिए होता था। लो लेवल सिम्बॉलिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, और लो लेवल सिम्बॉलिक लैंग्वेज था जो कि 0 और 1 होता है। वेरी कॉस्टली, बहुत ही ज़्यादा महंगे कंप्यूटर थे, और बहुत ही ज़्यादा ये गर्मी उत्पन्न करते थे, और इसलिए इन्हें जो है एसी की ज़रूरत होती थी, और इनका हीट होने की वजह से इन्हें मेंटेनेंस करना भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था इसमें, और इसलिए इन्हें मेंटेनेंस करने में भी बहुत समस्या आती थी। उसके बाद ये जो है नॉन पोर्टेबल थे, यानी कि बहुत बड़े कमरे के आकार का कंप्यूटर होगा तो उसे आप कहीं ले नहीं जा सकते हैं, नॉन पोर्टेबल था। और उस समय इस पर काम किया जाता था, जैसे कि पेरोल प्रोसेसिंग का और रिकॉर्ड वगैरह किसी तरह का रखने के लिए इन सब कामों में यूज़ किया जाता था। अगर वैक्यूम ट्यूब आप देखना चाहे तो देखिए यहाँ पे ये वैक्यूम ट्यूब है, इस तरह का वैक्यूम ट्यूब होता था, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट पे हजारों वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। तो सोच सकते हैं उसमें कितना ज़्यादा जो है कंप्यूटर गर्मी उत्पन्न करते होंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम जान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम है यहाँ पे एनिक, इडीवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650। तो ये थे फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर। और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक चलाते थे, या कोई कंपनी है वो चलाती थी। सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए और यूज़र के लिए उस समय ये कंप्यूटर उपलब्ध नहीं थे। और आज की तरह जो है ना तो उसमें विंडो हुआ करता था, ना उस समय माउस था, और न ही उस समय कीबोर्ड थे। अब आगे जानते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में। देखिए ये है सेकंड जनरेशन। द सेकंड जनरेशन वाज 1959 to 1965। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब। 1959 से 1965 तक जो है वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हुए, जिसमें जो है वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है अब क्या आ गया था, ट्रांजिस्टर आ गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह अब ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। इट वाज इन्वेंटेड इन बेल लैबोरेटरीज, और इसका आविष्कार बेल लैब में हुआ था। बेल लैब में किसका आविष्कार हुआ था, ट्रांजिस्टर का। द ट्रांजिस्टर वाज अ फार सुपीरियर देन द वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले ट्रांजिस्टर जो है बहुत ही तेज होते थे, बहुत ही तेज तरीके से काम करते थे। इट इज स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एनर्जी इफिशियंट एंड मोर रिलेबल। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज थोड़ा कम हो गया, ये थोड़ा कम हीट होते थे, और थोड़ा सा इसमें प्राइस में भी जो है कम हुई, यानी कि थोड़ा सा ये सस्ता भी हुआ, हल्का सा बिल्कुल। इन दिस जनरेशन न्यू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो डेवलप एट दिस टाइम। और इस समय जो है एक नया प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज आया। पहले तो लो लेवल लैंग्वेज था, अब हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। और इसमें कौन सा बना, सबसे पहली बार आविष्कार हुआ कोबोल और फोर्टन भाषा का। कोबोल और फोर्टन का आविष्कार हुआ सेकंड जनरेशन में। अब सेकंड जनरेशन जो है वो देखिए ये सारे सन जो है ये सेकंड जनरेशन में माने जाते हैं, और भी यहाँ पे कुछ सन है। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का अगर कुछ इमेज देखना चाहे तो एक इमेज मैंने यहाँ पे दे दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का कंप्यूटर दिखते थे। अब यहाँ पे इसके फीचर के बारे में जानते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर फ्रॉम 1959 to 1965। 1959 से 1965 तक सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब, और सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ।
प्रोसेसिंग स्पीड वाज फास्टर कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और पहले जनरेशन के मुकाबले अब जो है कंप्यूटर का जो काम करने का स्पीड है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे तेज हो गया था, और साइज भी जो है इसका थोड़ा सा छोटा हो गया, और हीट भी थोड़ा सा कम हो गया। अब थोड़ा सा कम गर्मी उत्पन्न करते थे, और बिजली जो है थोड़ा सा कम ये लेते थे, और ये जो है मशीनी भाषा को सपोर्ट करते थे, और जिसमें जो है असेंबली लैंग्वेज भी था। और अगर देखना चाहे आप वैक्यूम ट्यूब, तो देखिए वैक्यूम ट्यूब के बाद जो है ट्रांजिस्टर आ गया सेकंड जनरेशन में, और ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज भी इसमें आया। पहली बार कोबोल और फोटन का आविष्कार हुआ यहाँ पे, और ये कंप्यूटर बैच प्रोसेसिंग पे भी काम करते थे, यानी आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये खुद ले लेता था, खुद काम करते थे ये कंप्यूटर। पहले के कंप्यूटर में हर स्टेप पे आपको जो है वहाँ पे कमांड देना पड़ता था, लेकिन अब जो है ये अपने आप जो है काम कर लेते हैं। उसके बाद प्राइमरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ हुआ, और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए क्या हुआ, मैग्नेटिक टेप का यूज़ हुआ। और यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी भी थोड़ी सी बढ़ गई, अब इसकी बढ़ गया, लेकिन ये जो है अभी भी कॉस्टली थे, स्टील वर्क कॉस्टली, अभी भी ये जो है कॉस्टली थे, और एसी की ज़रूरत अभी भी था। और अब जो इसके अंदर काम आप कर सकते थे वो था बैच प्रोसेसिंग के तौर पे, आप जो है बैच ओरिएंटेड काम कर सकते थे, बिलिंग वगैरह कर सकते हैं, पेरोल प्रोसेसिंग और इन्वेंट्री वगैरह अपडेट कर सकते हैं, यानी कि किसी फाइल में कोई चीज़ आपने इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा है, कोई चीज़ तैयार किया है फाइल में, तो आप अपडेट वगैरह कर सकते हैं। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ नाम है यहाँ पे, IBM 1401, IBM 160, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108। अब जानते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज 1965 to 1971। इन दिस जनरेशन reduction in size, greater reliability, speed and lower cost computer was made. IC integrated circuit replaced the transistor which was developed by J.S. Kilby. This development is known as LSI, large scale integration. Another development that changed the way people use computer was time sharing. थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर 1965 से 1971 तक माना जाता है। इस जनरेशन में कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा कम हो गया, और अब जो है थोड़ा सा कम गर्मी उत्पन्न करते थे, और थोड़ा सा कीमत में भी जो है कम हुआ, यानी कि थोड़ा सा सस्ता भी हो गया। और यहाँ पे एक नया चीज़ आया, आईसी बनाने के लिए अब कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई यहाँ पे, वो आ गया LSI, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के मदद से आप जो है ट्रांजिस्टर बनने लगे। और इसका आविष्कार यहाँ पे किसने किया था, J.S. किल्बी ने किया था। और इस आविष्कार को किस नाम से जाना जाता है, LSI के नाम से, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। और अब जो है पहली बार लोगों ने यहाँ पे टाइम शेयरिंग के साथ यूज़ किया। टाइम शेयरिंग क्या होता है, टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि एक ही कंप्यूटर पे एक साथ आप कई काम कर सकते हैं, अलग अलग इनपुट और आउटपुट डिवाइस लगा के कई कमांड दे सकते हैं, तो वो होता है टाइम शेयरिंग। यूजर फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट विद कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड, मॉनिटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। और थर्ड जनरेशन में पहली बार यहाँ पे कंप्यूटर में मॉनिटर, कीबोर्ड का उपयोग किया गया, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस का उपयोग जो है किया गया। ठीक है, पहली बार यहाँ पे हुआ। लेकिन माउस जो है अभी भी नहीं आया है। कीबोर्ड तो आ गया, मॉनिटर भी आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहा है यहाँ पे डॉस का, लेकिन अभी तक माउस यहाँ पे नहीं आया है। अब जान लेते हैं, देखिए थर्ड जनरेशन में भी कुछ सन है यहाँ पे दिए हुए, इन सभी सन को माना जाता है। और यहाँ पे थर्ड जनरेशन के फीचर है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से 1971 तक था, और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर की जगह अब क्या यूज होने लगा, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे। और मिनी कंप्यूटर जो है यहाँ पे तैयार किए गए, और स्टोरेज कैपेसिटी जो मेगाबाइट में हो गया। और कंप्यूटर में यहाँ पे कीबोर्ड, मॉनिटर और अदर डिवाइस का जो है उपयोग किया गया। और अब जो है इसे मेंटेनेंस करना भी थोड़ा सा आसान हो गया। और ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है सपोर्ट करते थे, जिसमें जो है कोबोल, फोर्टन, पास्कल, बेसिक, ये सब भाषा जो है यहाँ पे नए नए आए। यहाँ पे पास्कल और बेसिक जैसे नए भाषा का भी डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये अभी भी कॉस्टली थे, और एसी की जरूरत अभी भी था यहाँ पे। और ट्रांजिस्टर से ये किस में बदल गए थे, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया ट्रांजिस्टर की जगह। जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे हजारों ट्रांजिस्टर लगे होते थे, वहाँ पे आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, यानी कि आईसी यहाँ पे आ गया। थर्ड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम है, जैसे कि IBM 360 सीरीज, NCR 395, हनीवेल 6000 सीरीज, उसके बाद PDB, उसके बाद IBM 370 और TDC
316 ये जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ नाम है। अब जानते हैं यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज 1971 to 1980। LSI technology microprocessor was produced. This microprocessor browsed the fourth generation of computer as thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chip। 1971 से 1980 तक जो है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। 1971 से 1980 तक फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे और यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो है तैयार किया गया। LSI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे बनाए गए और ये जो है सिलिकॉन चिप जो है तैयार यहाँ पे किया गया, जिस पे जो है हज़ारों IC जो है लगे होते थे, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते थे एक सिलिकॉन चिप पे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आल्सो सो द डेवलपमेंट ऑफ GUI। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार यहाँ पे GUI आया। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। माउस एंड हैंड होल्ड डिवाइस, ठीक, माउस और हैंड होल्ड डिवाइस भी आया, यानी कि GUI आया तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और इसके अंदर माउस यहाँ पे आ गया। और भी कुछ ऐसे डिवाइस आए जिनको जो है आप हाथ से पकड़ के चला सकते थे। और यहाँ पे एक और चीज़ आ गया, वो आ गया ULSI, यानी कि यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आया, जिसके मदद से आप माइक्रो प्रोसेसर तैयार होने लगे। टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस एंड कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल। और अब जो है कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। इन 1981 IBM कंपनी इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूज़र। और 1981 में IBM कंपनी ने सभी लोगों के लिए, सभी यूज़र के लिए कंप्यूटर तैयार किया, जिसे जो है घरेलू इस्तेमाल के लिए यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद 1984 में जाके एप्पल कंपनी ने भी तैयार किया, जिसका नाम दिया एप्पल कंपनी ने मैकिन्टॉश। तो अब आप समझ सकते हैं कि पहली बार ज़्यादातर लोगों ने किस कंपनी का कंप्यूटर यूज़ किया होगा, IBM का, क्योंकि सबसे पहले IBM ने निकाला सभी लोगों के लिए। इससे पहले तो सिर्फ कंपनी और जो साइंटिस्ट होते थे बड़े बड़े वही यूज़ करते थे कंप्यूटर, लेकिन IBM ने जब निकाला तो इसने जो घरेलू यूज़र के लिए निकाल दिया, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पे खरीद के और अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ कर सकता है कंप्यूटर। 1981 में IBM ने निकाला, उसके बाद 1984 में एप्पल कंपनी ने निकाला। अब जानते हैं इसके फीचर के बारे में। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर फ्रॉम 1971 टू 1980। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1971 से 1980 तक थे और उसमें जो है ULSI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। और यहाँ पे IC की जगह जो है अब क्या आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आ गया। उसके बाद प्रोसेसिंग स्पीड इज़ वेरी हाई। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड जो है कंप्यूटर का वो काफ़ी तेज़ हो गया था, गीगाबाइट्स में हो गया। और यहाँ पे पहली बार इंटरनेट का भी परिचय हुआ, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट पहली बार यहाँ पे आया और इंटरनेट के फील्ड में यहाँ पे लैन और वैन जैसे चीज़ों का भी आविष्कार हुआ। उसके बाद पहली बार जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जो कि MS-DOS और विंडो पे चलते थे, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडो यहाँ पे आ चुका था। उसके बाद पहली बार यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया और पहली बार 1981 में IBM कंपनी ने इतने सारे कंप्यूटर बनाए कि घरेलू यूज़ के लिए जो उसे बेचे। उसके बाद कंप्यूटर बिकम इजली अवेलेबल इन मार्केट। और कंप्यूटर जो आसानी से अब मार्केट में सभी यूज़र के लिए मिलने लगे। हाई लेवल लैंग्वेज जो है यूज़ हुआ था इसमें फोर्थ जनरेशन के अंदर। और फोर्थ जनरेशन के अंदर कौन कौन से भाषा आए थे, C और C++ जो है भाषा का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था। और कंप्यूटर का साइज अब थोड़ा सा और छोटा हो गया और अब जो है कंप्यूटर पोर्टेबल हो गए। और अब जो है कंप्यूटर के अंदर मल्टीमीडिया भी सिस्टम आ गया और अब AC की भी ज़रूरत नहीं रहा। और अब जो है कंप्यूटर थोड़े से सस्ते भी, और अब जो है कंप्यूटर पहले के मुकाबले काफ़ी सस्ते हो गए थे। मल्टीमीडिया का मतलब है कि गाने वगैरह अब आप यहाँ पे चला सकते हैं। और इसमें काम कौन कौन से अब आप कर सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर सकते थे, यानी कि किसी को पैसे देने हैं तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी एडिट इंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं, यानी कि कोई भी फाइल में कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखना है, किसी तरह का डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह अब क्या आ चुका था फोर्थ जनरेशन में, माइक्रो प्रोसेसर। वो देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर इस तरह का होता है, आज भी ये जो है यूज़ किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर। तो इस तरह का था माइक्रो प्रोसेसर। अब जानते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। फोर्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम यहाँ पे जान लेते हैं, जैसे कि DEC 10, स्टार 100, PDP 11, क्रे 1 और क्रे X, ये दोनों सुपर कंप्यूटर थे। अब यहाँ पे अब जानते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में, यानी कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर।
तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। देखिए फिफ्थ जनरेशन को हिंदी में कहा जाता है पाँचवीं पीढ़ी। अब यहाँ पे जानते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज 1992 टुडे टाइम। प्रेजेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ टेक्निक यूज टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग। दिस टेक्निक इज नाउन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर 1990 से लेके अब तक माना जाता है और अब तक ये जो है और आगे चलेगा। पाँचवीं पीढ़ी में क्या नया आया? पाँचवीं पीढ़ी में जो है नया टेक्नोलॉजी आ गया AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है बेस्ड है। आर स्टिल इन द डेवलपमेंट थ्रू देयर आर सम एप्लीकेशन लाइक वॉइस रिकॉग्निशन दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो यहाँ पे रोबोट आ गए और यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन आ गया, यानी कि बोल के आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ जो सर्च करते हैं उसे कहा जाता है वॉइस रिकॉग्निशन। तो वो चीज़ यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गए। अब फिफ्थ जनरेशन के फीचर के बारे में जानते हैं। देखिए फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर का शुरुआती टाइम माना जाता है वो 1990 से लेके अब जो ये टाइम चल रहा है अभी, इसे जो है फिफ्थ जनरेशन के अंदर गिना जाता है। यहाँ पे VLSI चेंज इनटू ULSI। यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन के अंदर VLSI के जगह क्या चीज़ आ चुका था? ULSI आ गया, यानी कि VLSI का मतलब था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और यहाँ पे ULSI का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर जो बनाए जाने लगे वो बनाने लगे यहाँ पे ULSI टेक्नोलॉजी के मदद से। और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि रोबोट का, वॉइस रिकॉग्निशन का, और यहाँ पे C++ के साथ जावा और .NET जैसे अन्य भाषा का जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, आविष्कार हुआ। और यहाँ पे नेचुरल भाषा में जो है ये प्रोसेसिंग कर सकता था, यानी कि इंग्लिश भाषा में और आप दूसरे भाषा में इसको जो है कमांड दे सकते थे कंप्यूटर को। और ये जो है सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी हो गए थे यहाँ पे। उसके बाद मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो गया, यानी कि यूज़र जो है आसानी से इन कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है और मल्टीमीडिया फीचर के साथ आ गया, यानी कि आप इसके अंदर आप वीडियो भी चला सकते हैं, गाने वगैरह और बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, यानी कि मल्टीमीडिया फीचर का मतलब है कि मल्टीमीडिया के अंदर जितने भी फीचर होते हैं वो सभी मेन फीचर यहाँ पे आ चुके थे। उसके बाद ये जो है बहुत ही पावरफुल हो गए और कॉम्पैक्ट का मतलब होता है वो कंप्यूटर जिसे आप जेब में भी डाल सकते हैं। छोटे कंप्यूटर, बहुत ही छोटे, वो कंप्यूटर भी यहाँ पे तैयार हो गए और चीप रेट पे जो है कंप्यूटर यहाँ पे मिलने लगे। और यहाँ पे अब आप कंप्यूटर के अंदर गेम भी खेल सकते हैं और इसका साइज भी काफ़ी कम हो गया और अब ये पोर्टेबल भी हो गया, यानी कि अब अगर आप कहीं जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर को साथ में लेकर ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप वगैरह को। अब काम क्या क्या हो रहे हैं वो देख लेते हैं। काम तो आपको वैसे पता ही होगा, आज की डेट में सभी काम इसी पे हो रहा है, चाहे फिल्म की एडिटिंग हो, चाहे साइंटिफिक रिसर्च हो, सभी काम जो है कंप्यूटर से आज हो रहे हैं, जैसे कि डेटा एंट्री, डिजाइनिंग, गेम प्ले, साइंटिफिक रिसर्च इत्यादि। फिफ्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम जानते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये सभी जो है फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही बनाए गए हैं। और फिफ्थ जनरेशन में आज भी जो है साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो कि आदमी की तरह सोच सके। और इसमें भी जो है नए नए चीज़ें जो है समय समय पे कंप्यूटर के अंदर आता रहता है, नए नए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कंप्यूटर के 5 जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में, उसके बाद सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर यानी कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में, उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यानी कि चौथी पीढ़ी के बारे में, और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे लास्ट में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि फिफ्थ जनरेशन के बारे में। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।